नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्जाम 2020 के लिए अधिगम के सिद्धांत से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और अधिगम के सिद्धांत जो है बाल मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के ही 50 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 50 प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं और कम समय में हम इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। और इन प्रश्नों के माध्यम से आपने तैयारी को भी देख सकते हैं और आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत यहाँ पर कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को रक्त स्थान नाम से भी जाना जाता है। उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? इनके सिद्धांत को मौखिक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत या फिर ऑप्शन 4 है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा जो दिया गया अधिगम सिद्धांत है इसको अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 3 जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम से संबंधित नहीं है? तो जो अधिगम एसआर थ्योरी जो है इससे संबंधित जो नहीं है उन्हें हमें देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्रूनर, पावला, स्किनर, थार्नडाइक। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट ब्रूनर जो है ये एसआर थ्योरी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट बनेगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्नडाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। इन 4 नियमों में से हमें देखना है कि थार्नडाइक का जो मुख्य नियम है वो कौन सा है। तो वो होगा अभ्यास का नियम और अभ्यास का जो नियम है ये दिया था थार्नडाइक ने। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो किसका परिणाम होता है अंतर्दृष्टि अधिगम? पुनर्बलन या फिर उद्दीपन अनुक्रिया या फिर समग्र कृति प्रशिक्षण। और 4th ऑप्शन है हमारा उद्दीपन सामान्यकरण। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा समग्र कृति प्रशिक्षण। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है जैसा कि थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? तो यहाँ पर तैयारी का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम या अभ्यास का नियम या 4th है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर थार्नडाइक ने हमें उस अधिगम का मुख्य नियम नहीं है जो थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, बहु प्रतिक्रिया का नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर अनुक्रिया अनुबंधन या फिर 3rd है अनुकूलित अनुबंधन और 4th है सकारात्मक अनुबंधन। तो इसे हम कहते हैं जो हमारे व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वो कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है और हल का यह कथन संबंधित है। अब ये कथन किससे संबंधित है? अधिगम के सूझ सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से या फिर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से। 4th है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। तो देखिए यहाँ पर आप सी हल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है तो प्रबलन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे ऑप्शन सेकेंड होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत या 4th है परंपरागत अनुबंधन। तो ये आधारित होता है ऑप्शन सेकेंड क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के 3 नियम मुख्य नियमों में से कौन सा एक नियम नहीं है?
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और थर्मोडायनेमिक्स के तीनों ही नियम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से नियम हैं और यहाँ पर एक अतिरिक्त नियम दिया है, उसे हमें पहचानना है कि वो कौन सा है। तो देखिए, प्रभाव का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये 4 नियम यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से 3 नियम थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा दिए गए हैं और एक नहीं दिया गया है। तो जो नहीं है वो होगा ऑप्शन सेकेंड, संबंधित परिवर्तन का नियम। अब इन तीनों नियमों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का और तत्परता का नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, थर्मोडायनेमिक्स के अधिगम नियम हैं। अब देखिए फिर वही प्रश्न आया है, रिपीट होकर के यहाँ पर कि थर्मोडायनेमिक्स के अधिगम नियम कितने हैं, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या फिर ये तीनों। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही, उपरोक्त सभी, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, क्या कहलाता है? सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर अनुभवजन्य अधिगम। तो इसे हम कहेंगे प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रयत्न और भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स ने किस पर प्रयोग किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्मोडायनेमिक्स की बिल्ली है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मोडायनेमिक्स द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं? तो अभी हमने देखा 3 मुख्य नियम हैं इनके, प्रभाव के, अभ्यास का, तत्परता का। तो यहाँ पर उत्तर भी बन जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, 3 नियम। चलिए आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है? तो आशुबेल के द्वारा कौन सा अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है, मतलब उसी के अंदर छुपा होता है? रटकर सीखने में या फिर अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना? तो यदि देखा जाए तो जो खोजपूर्ण सीखना होता है, जहाँ पर खुद विद्यार्थी खोज करके सीखता है, तो वहाँ पर समस्या का समाधान उसमें निहित होता है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? खेलकूद की प्रतियोगिता के अंदर या फिर आदत निर्माण की प्रक्रिया के अंदर? थर्ड है अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर और फोर्थ कला शिक्षण के अंदर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो अधिगम सिद्धांत है वो अभ्यास और पुनरावृत्ति। अब देखिए, आप थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम हैं उनको समझते हैं, तो जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम यही कहता है कि जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो अभ्यास करने में हमें उसकी पुनरावृत्ति होती है, और जब बार बार हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित हम इस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर, और ये थर्मोडायनेमिक्स अधिगम के सिद्धांत का महत्व इसके अंदर होता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि गणित और दूसरे अन्य विषय होते हैं, उनमें पुनरावृत्ति के लिए भी कुछ प्रश्न और सवाल दिए होते हैं, तो उसी का कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, और फोर्थ है यहाँ पर अनुबंधन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा सूझ का सिद्धांत, क्योंकि जब हमारे सामने समस्या आती है तो हम अचानक उसके समाधान की बात करते हैं, तो इस समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत को हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत। क्योंकि जब समस्या आती है तभी हम उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, अपनी समझ का प्रयोग करते हैं और समस्या से निकलने के लिए अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हैं। तो सूझ का जो सिद्धांत होता है ये यहाँ पर लागू होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण का थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत कहा जाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या फिर औपचारिक नियमों का सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम इससे अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कह सकते हैं, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक? तो इसके अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया, आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई, और अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। तो यह प्रयोग उदाहरण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न एक प्रयोग के रूप में दे दिया है और पूछा कि ये कौन से सिद्धांत का एक उदाहरण है? प्रयत्न एवं त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंधन का, और थर्ड है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण बैंडुरा के अवलोकन
आधारित अधिगम का नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, और फोर्थ है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो बैंडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का जो सिद्धांत यहाँ उदाहरण नहीं है वो होगा स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया और जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता को लेकर चिंता या असफलता में भग्नाशा, और थर्ड है लंबे भाग के सवाल, फोर्थ है लंबे भाग के सवालों को लेकर के चिंता। तो देखिए वो असफलता उसको बार बार हाथ लग रही है, तो असफलता यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, स्वयं खुद प्रत्यक्ष अनुभव ना कि स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव के, तो यहाँ पर हम उसे कहेंगे सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। तो बिल्कुल हम उसे कहेंगे सामाजिक अधिगम, क्योंकि सामाजिक अधिगम के अंदर ही हम दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है और फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना अधिगम के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रयत्न, भूल या फिर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना किसने दिया था? कॉलर, गुथरी, कर्ट लेविन या फिर ए बैंडुरा? तो ये दिया था कॉलर के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न, भूल अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या अनानुबंधित उद्दीपक? फोर्थ है अनानुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थर्ड होगा अनानुबंधित उद्दीपक इसे कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहा जाता है या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अवयव अनुक्रिया या फिर अदृश्य अनुक्रिया। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। ऑप्शन सेकंड होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या फिर ध्वनात्मक उद्दीपक? तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अनुबंधित उद्दीपक है। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्किनर, कॉलर, वुडवर्थ या फिर वाटसन? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था इस पर कॉलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इसे देख चुके हैं। तो ये सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर या कॉलर? तो ये दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। तो प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये
प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या फिर अनुभव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है ये अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, स्किनर, वर्दिमर, जिसे वर्दाइमर भी कहते हैं, बिने या स्पिनोविच। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता जो है वर्दिमर है। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। तो देखिए कहीं पर ये वर्दिमर इस प्रकार भी लिखा जाता है, कहीं पर वर्दाइमर, थोड़ा सा अलग अलग लिखने की वजह से ये हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या फिर उदात्तीकरण। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा उदात्तीकरण। ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण में व्यक्ति को बदल सकता है, थर्ड है सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, और फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो व्यवहारवाद पर आधारित जो अधिगम सिद्धांतवादी हैं वो किस बात को मानेंगे? तो वो मानेंगे सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर, क्योंकि हमें व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुरूप इसे देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, मनोविज्ञान। तो पावलोव व स्किनर जो है ये व्यवहारवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद या व्यवहारवाद, या फोर्थ है संज्ञानवाद। तो यहाँ पर जो बल दिया गया है वो होगा व्यवहारवाद पर। ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। काफी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? पूर्णकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि या फिर अनुबंध। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णकार। ऑप्शन फर्स्ट बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार विकल्पों को देखना है और सत्य को पहचानना है। फर्स्ट है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत बात है, हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला है, घोड़े को ना तो तालाब तक लेके जाया जा सकता है और ना ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये भी गलत है, हम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं। थर्ड है, घोड़े को तालाब पर ले जा करके उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, उसकी इच्छा होगी तो पानी पिएगा। और अगला है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, और सेकंड है पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, थर्ड है भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, और फोर्थ है सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसमें पहले ध्वनि उत्पन्न की जाती है और फिर भोजन प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक बार प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को ये इंगित करता है? हल का प्रबलन सिद्धांत या फिर गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, थर्ड है सीखने का क्षेत्र सिद्धांत, और फोर्थ है स्किनर का प्रबलन सिद्धांत। तो ये गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, थर्ड है अंतर्जात योग्यताएं, फोर्थ है परिपक्वन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है अनुकरण और पुनर्बलन का। ऑप्शन सेकेंड का यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या फिर
श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो देखिए सामाजिक अधिगम जो होता है, हम कहते हैं कि समाज से होता है और समाज के लोगों में भीड़ भी हो सकती है, परंतु पहले हमें उन समाज के लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर संपर्क पहली प्राथमिकता होगी और संपर्क जब हमारा लोगों से होगा तभी हमारा सामाजिक अधिगम शुरू होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, संपर्क हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, स्पीरमैन, बिने या फिर गाल्टन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पियाजे है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं हैं जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, सम संयोजन या फोर्थ कक्षा कक्ष के अनुभव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष के जो अनुभव हैं वो संज्ञानात्मक विकास के कारक अनिवार्य नहीं माने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है और पियाजे के अनुसार निम्न है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, और फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। तो स्किनर के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है अधिगम का, कौन सा है। क्रिया प्रसूत, प्रयत्न, भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, और फोर्थ है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बैंडोरा के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को रक्तस्थान नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो आपने इसका उत्तर पहले देखा ही है। तो ये अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए दो क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो ये ब्रूनर, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। ये सारा अधिगम से संबंधित नहीं है। दोस्तों ये थे आज के हमारे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।